सप्तरंग कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को चंद्रकला नागोत्रा का सस्नेह नमस्कार। श्रोताओं, मानस पटल पर उभरे चित्र को चित्रकार रेखांकित कर चित्र के माध्यम से या पेंटिंग के माध्यम से साकार करता है। आज हमारे बीच उपस्थित है प्रसिद्ध वरिष्ठ चित्रकार श्री उमेश शर्मा जी। उन्हीं से उनके चित्रकार रूपी जीवन यात्रा से परिचय करते हैं। सभी सुनने वालों को ऋषु का नमस्कार। श्रोताओं, ये हर्ष की बात है कि आज हमारे महिमा क्रम में हम ऐसी शख्सियत से रूबरू हो रहे हैं जो व्यवसाय की दृष्टि से तो नहीं, लेकिन अपने शौक के कारण काफ़ी उन्होंने क्षेत्र में नाम कमाया है। ये हैं आदरणीय श्री उमेश शर्मा जी। आकाशवाणी की जो जिज्ञासा है, जो आकर्षण है, उनकी चित्रकारी वाला जो क्षेत्र है, तूलिकाओं के माध्यम से तरह तरह के जो प्रयोग करते हैं, ये हमारे लिए बड़ा आकर्षण की बात है और इस पर हम चर्चा करेंगे। तो आकाशवाणी की ओर से और आकाशवाणी के तमाम श्रोताओं की ओर से आदरणीय उमेश शर्मा जी, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद ऋषि जी। ये मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे अपने श्रोताओं से रूबरू होने का एक मौका दिया। मैं उस दौर का हूँ जब रेडियो अपने आप में एक सही माध्यम था मनोरंजन का। बल्कि मैं आपकी बात को और वजनदार बनाऊं कि ये रेडियो आकाशवाणी जो भी था, ये लोगों की जिंदगी का अंग थे, बिल्कुल हिस्सा बन गए थे। हाँ। मैं यानी दिन की शुरुआत रेडियो से होती थी और रात को सोते सोते भी गाना सुना जाता था। मैं उस दौर का हूँ। और एक और चीज मैं आपसे बताना चाहूँगा कि काम करते वक्त रिलैक्स करना है तो रेडियो, पढ़ना है तो रेडियो, मतलब वो भी एक आदत हो गई थी कि भले हम होमवर्क कर रहे हैं घर बैठे, लेकिन रेडियो साथ में चलते रहना चाहिए। ये एक ऐसी आदत हो गई थी कि गाना सुने बगैर जैसा दिन पूरा नहीं होता। मतलब इसको हम अगर फ्रेज में बात करें तो काम के साथ भी और काम के बाद भी। बिल्कुल, आपकी काम की प्रेरणा भी आकाशवाणी और काम के बाद यदि आराम कर रहे हैं तब भी आकाशवाणी। एक छोटी सी जिज्ञासा है कि जीवन की किस पदान पर आप इसमें आए? अकस्मात आए, लक्षित उद्देश्य के तहत आए, या एक शौकिया के तौर पर इस क्षेत्र में आपने पदार्पण किया? देखिए ऋषि जी, ऐसा था कि मेरे पिताजी जो हैं वो अब नहीं रहे, लेकिन वो कमर्शियल फोटोग्राफर रहे। उनका स्टूडियो रहा यहाँ पे नागपुर में, और परिस्थितियों के कारण उन्होंने साइन बोर्ड पेंटिंग का भी काम शुरू किया था साथ साथ में। पहले जब हम विभाजन के बाद जब नागपुर आके सेटल हुए तो कुछ भी नहीं था, और स्थापित होने के लिए एक रोजी रोटी कमाने के लिए जो साधन होना चाहिए, तो एक साइन बोर्ड पेंटिंग का ही एक ऐसा काम था जिससे इमीडिएट काम मिल सकता था आपको और पैसा मिल सकता था। तो उन्होंने वो काम शुरू किया, उनके हाथ में कला थी, और धीरे धीरे उन्होंने अपना नाम कमाया, एक अच्छा काम करके लोगों को बताया और एक अच्छी खासी नयापन लाया उन्होंने। यानी इस शहर में जो नयापन आया साइन बोर्ड के फील्ड में, वो उन्होंने लाया। तो मैं उनसे काफ़ी प्रभावित था। मैंने जैसा जीन्स में आ जाते हैं कहते हैं लोग, कि मुझे भी वो एक कीड़ा जो था आर्ट का, वो वैसा मेरे इसमें आया था। और जब मैं मेरे पिताजी को करते हुए देखता था तो मैं प्रभावित हुआ उनसे देख के। और फिर जैसे जैसे मुझे उसमें रुझान बढ़ती गई, मैं बस ज़्यादा समय उस चीज़ पे मैं देने लगा। यानी मैं स्कूल में ही था तो भी मैं ये जितना समय मिलता था अपने पिताजी के साथ बैठ के उस काम को देखा करता था। आकर्षण हुआ। और फिर ये हुआ कि जैसा हम कोई एक स्पेसिफिक काम, अगर कहीं किसी का चित्र बनाना है तो एक कुछ विशेष आर्टिस्ट ही आया करता था, वो बनाया करता था साइन बोर्ड पे, और वो काम पूरा होता था। अब ऐसा एक मौका आया कि जब वो आर्टिस्ट नहीं आया तो मैंने पेंसिल उठाई और मैंने स्केच करने की कोशिश की कि मैं बनाता हूँ। तो जब मेरे पिताजी ने देखा कि अरे वाह, ये तो तुम तो बिल्कुल हूबहू बना लेते हो ऐसा, तो एक मन में वो लगा कि हाँ भाई, मैं भी शायद कुछ कर सकता हूँ। हालांकि कुछ मैंने किया नहीं था, लेकिन एक रुझान होने की वजह से मैं उसको, जो ऑब्जर्वेशन थी मेरी जब वो काम करता था दूसरा आर्टिस्ट, उसको देख के जो ऑब्जर्वेशन थी उससे मैं सीखता गया। और फिर मुझे लगा कि हाँ, अब मुझे इसमें और आगे करना चाहिए। तो मैंने क्या किया कि हूबहू पेंटिंग बनाना शुरू किया। जैसे कि पोर्ट्रेट है, फिल्म आर्टिस्ट का मधुबाला का चित्र बनाया, पहले से कोई पेंटिंग बनी है उसको देख के बनाना। बस यहाँ से शुरुआत हुई है कि मैंने वो स्केचिंग करना शुरू किया। और पोर्ट्रेट एक ऐसी चीज़ है कि जब आप किसी का चेहरा बना रहे हैं तो
तो वो बिल्कुल हूबहू वैसा बने तो ही उसका नहीं तो ही उसको आपको अप्रिसिएशन मिलता है। तो जब लोग उसको अप्रिशिएट करने लगे भी हाँ जो आपने बनाया सही बनाया, इसका मतलब मुझे लगा कि मैं जो बना रहा हूँ सही बना रहा हूँ। और पोर्ट्रेट में वहां भी बात जाती है कि हूबहू बनाया और जितना अच्छा कलाकार दिखता है उतना अच्छा पोर्ट्रेट बना दिया आपने। हाँ, ये और भी उसकी एक्सट्रीम होती है। तो क्या हुआ कि बस ऐसे वो बचपने का जो दौर था, मतलब जब स्कूल लाइफ जो थी मेरी, उसमें मैं जो स्कूल में जो डायग्राम्स वगैरह बनाने पड़ते थे तो वो तो मैं बना लिया करता था, दूसरे दोस्तों की कॉपियों में भी बना देना। उनको लगता था कि मैं शायद अच्छा बना पा रहा हूँ। और फिर स्कूल के लेवल पे ही जो एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट एग्जाम्स होती है वो भी मैंने बैठ के ऐसे कर लिया पास, मैंने नाम मात्र के लिए। उसमें मुझे उस समय ये लगा ही नहीं था कि मैं इसको अपना जीवन का एक अभिन्न अंग बना लूंगा इस कला क्षेत्र। और ये हुआ कि पहले वो छोटी मोटी पेंटिंग्स बनाते रहा, जैसे आपसे मैंने कहा कि पोर्ट्रेट है, फिर लैंडस्केप पे थोड़ा रुझान बढ़ी क्योंकि वो प्रकृति में जो हम देखते हैं हूबहू वैसे ही बनाने की कोशिश करते हैं, तो वो भी अच्छा लगा। तो ऐसा रहा कि फील्ड ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता रहा जैसे जैसे मुझे समझ आती गई। पहले पोर्ट्रेट, फिर हाँ, लैंडस्केप, इससे चलता रहा। फिर उसके बाद एक दौर ऐसा आया कि जब मैंने यहाँ पे एक एग्जीबिशन देखी, अपने म्यूजियम में लगी हुई थी, और उस समय अपने नागपुर के एक वरिष्ठ कलाकार भाऊ समर जी, बहुत बड़ा नाम है, तो वो उनकी पेंटिंग्स लगी हुई थी। और उस समय उन्होंने किसी कोई जर्मन लेडी के साथ मिलके वो शो किया था, कोई उनके यहाँ गेस्ट थी और उनकी भी पेंटिंग्स थी और इनकी भी। तो जब मैंने वो देखा तो मुझे लगा कि यार मैं जो कर रहा हूँ वो तो बिल्कुल अलग है, और ये बहुत मुझे प्रभावित कर रही है चीज़, क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग थी और नयापन था। तो जो नयापन है वो हमेशा अट्रैक्ट करता है, ये मेरा मानना है। किसी भी क्षेत्र में आप कोई नई चीज़ करो, लीक से हटके करो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। भाऊ समर्थ के बारे में कहा जाता है कि वो बड़े कैनवास पर बस कलर फेंकते जाते थे ब्रश के माध्यम से और कोई आकृति बनती चली जाती थी। तो जब मैंने उनको उस पेंटिंग का डिस्क्रिप्शन करते हुए सुना कि ये क्या वो बताना चाहते हैं, क्या वो है, तो उससे मेरी रुचि जो है और बढ़ी। मैं उनके और करीब आया, उनकी बाकी पेंटिंग्स भी देखी, फिर हमारी मुलाकात बढ़ती गई। तो मैंने ये जाना कि एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में जो आनंद है, जो काम करने का, जो क्रिएशन का जो है, क्रिएटिविटी का मजा उसमें है। तो मेरा रुझान देखिए इसमें क्या होता है, क्रिएटिविटी वहाँ होती है जहाँ कोई सेंस डेवलप होता है, जहाँ पर कोई अर्थ समाया होता है। और वो अर्थ हमारे सामाजिक जीवन से होता है, मानव जीवन से जुड़ा होता है, और उसमें एक सूत्र होता है जीवन का, और तब वो बढ़िया महान कलाकृति बन जाती है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट का एक अपना अलग फील्ड है, उसके चाहने वाले लोग अलग हैं, उसको समझने वाले लोग अलग हैं। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है कि आप उसमें से कोई चीज एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कोई चीज आप उसमें खोज रहे हैं, कोई उसके अंदर चीज है। और एब्स्ट्रैक्ट ये भी इस तरह से कहा जाता है कि कोई बहुत बड़े सब्जेक्ट्स के बीच में से आपने क्रीम भाग को निकाल लिया। यस, यानी आप एक चीज कहना चाहते हैं, अगर एक लटकता हुआ पर्दा है और आप उसको एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में बना रहे हैं तो वो कैसा हो सकता है, आपकी क्या उसके पीछे कल्पना है, ये बहुत अपने आप में अलग मायने रखते हैं। क्योंकि एक जो आम आदमी जिसको एब्स्ट्रैक्ट के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, अगर उसको वो अट्रैक्ट कर रही है तो मेरा मानना है कि वहां तक के आपकी जो है सफलता है कि वो एक आम आदमी को भी वो पसंद आने लगी। अब उसकी क्योंकि टेक्निकलिटीज हैं, उसका माध्यम अलग है, कई तरीके से बनाई जा सकती है। ये जो बिल्कुल स्पेसिफिक जो तरीके रहते हैं बनाने के, भी रंग हो और ऑयल पेंट ही हो और ब्रश ही हो तो ही वो पेंटिंग बनेगी, ऐसा कुछ नहीं। आप कैसे भी उसको क्रिएट कर सकते हैं। लोग अपनी उंगलियों से कलर कैनवास पे करते हैं, नाखूनों के माध्यम से करते हैं कुछ। यानी कला को प्रदर्शित करने के लिए आपकी जो सोच है उसको कैनवास पे उतारने के लिए या किसी चीज पे उतारने के लिए आया है जहाँ पे हम कुछ चिपका के बना रहे हैं। बस यानी आप में क्रिएटिविटी होना चाहिए। आप कोई नई चीज कर रहे हैं। मैं तो इस चीज को मानता हूँ ऋषि जी कि लीक पर चले वो जिनके कदम थके आ रहे हों। मतलब कोई आप लीक से हट के कोई भी काम करेंगे ना तो वो अपने आप में एक अच्छी चीज बन सकती है। यू कैन बिकम ए न्यूज मेकर। आप न्यूज बोलते हैं कि भीड़ में तो खोपड़ियां दिखती हैं। जी आपको अपना चेहरा अलग से दर्शाना है तो भीड़ से आपको अलग होना है। तो आप कोई नई चीज बना रहे हैं अगर, और वो बाकी जितनी भी अगर आपकी कलाकृतियां पड़ी हैं और उसमें से कोई एक कलाकृति अलग दिखती है तो ध्यान आपका वहीं जाता है ना। आपके माथे पे एक बिंदी है तो ध्यान बिंदी पे ही जाता है, मतलब बाकी पूरे चेहरे की सौंदर्यता जो है उसके ऊपर ध्यान नहीं जाता। वो वहाँ क्या चीज है और बिंदी किस ढंग से बनाई, क्या बात। तो आपको यानी सोच वहां तक ले जाती है, आपको कंसंट्रेट कर देती कि एक जो उसके अंदर बिंदु है
वो उसमें मेन कुछ बिंदु अर्थ है, आप उसको बस स्टडी करना है और उसमें से क्या चीज निकल सकती है आप बात। निकाल लें। अच्छा, एक और चीज़ है, आपने बात कही थी कि जी। आजकल काम करते वक्त भी गाने सुनते हैं और ये रेडियो के साथ में है। जी जी। आप में यदि जब काम करते रहते होंगे या काम करते रहेंगे तो कभी मन किया होगा कि कोई खास गाना आकाशवाणी का बजे? हाँ 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 हाँ, वाह। ये तो ऐसा तो हमेशा ही होता है कि भी आदमी किसी मूड में रहता है और गाना या तो मूड बना देता है, या जब गाना रहता है आपका मूड रहता है तो आप उस टाइप का गाना सुनने की इच्छा रखते हैं कि आप कोई ऐसी दर्द भरा गीत हो या कोई अच्छा जो आपको प्रेरणा दे रहा हो, ऐसा कोई गीत हो। जी जी तो वो, और गाने भी मुझे उसी टाइप के पसंद है कि जो लीक से हटके रहें। जी जी। मैंने गाने तो बहुत सारे हैं, लेकिन या तो उसको गाया अलग ढंग से गया है, म्यूजिक उसका कुछ अलग है, या जिन्होंने लिखा है उनकी कई गाने होंगे लेकिन उसमें से एक गाना कोई ऐसा है जो मन को छू जाता है। वो तो वैसा कोई गाना हो तो हम आपको भी सुनाना चाहेंगे और अरे तमाम श्रोताओं को भी सुनाना चाहेंगे। बहुत खूब। अगर आप, मेरी पसंदीदा एक गाना है जैसा नदिया चले चले रे धारा। क्या बात अगर है। ये, हाँ, ये सफर फिल्म का गाना है, मन्ना डे और साथियों ने इसको गाया था। बिल्कुल बिल्कुल। तुझको चलना होगा, मतलब इन्हें आपको चलते ही रहना है और जीवन में जो है ये एक बहुत बड़ी चीज है कि आप जहाँ रुक गए आपका जीवन समाप्त हो गया। कला के क्षेत्र में भी वैसे है कि जहाँ आप अपने काम को रोक दिया। अपनी सहयोगी नागोत्रा मैडम से अनुरोध करूंगा कि वो आपको वो गाना सुनाए और तमाम श्रोताओं को भी सुनाए। बिल्कुल बिल्कुल। ओ नदिया चले चले रे धारा, ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आंधी से तूफान से डरता नहीं है, तू न चलेगा तो चलते भी राहें, तू न चलेगा तो चलते भी राहें, मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ओ पार हुआ वो रहा जो सफर में, पार हुआ वो रहा जो सफर में, जो भी रुका फिर गया वो भंवर में, नाव तो क्या बह जाए किनारा, नाव तो क्या बह जाए किनारा, बड़ी ही तेज समय की है धारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। इस बहुत अच्छे गाने के बाद एक बार फिर आदरणीय उमेश जी, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत है। अब थोड़ा सा हम बात का ट्रैक को चेंज करना चाहेंगे। जी जी। आप देखिए, कला की आपकी अभिरुचि है, व्यवसाय की मजबूरी है, या आपका सगल कहना जो भी कहें, इसके साथ साथ एक भारतीय नागरिक हैं, आप एक पति हैं, एक पिता हैं, जी जी, और किसी के मित्र भी हो सकते हैं। बिल्कुल। ये सारे चेहरे आपके साथ चस्पा हैं। हाँ हाँ ठीक है, इन हर चेहरे के साथ में आपकी एक भूमिका निहित है। हाँ जी। क्या उन भूमिकाओं के साथ आप न्याय कर पाते? हाँ, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। देखिए, जब मैं अकेला था, यानी बैचलर था,
तो मेरी ज़रूरतें भी एक सीमित थी और मैं उसको अपने ढंग से जी सकता था अपने जीवन को। लेकिन जैसे जैसे यानी अब आगे बढ़ता गया अपने सफ़र में, शादी हुई तो जिम्मेवारी बढ़ी और एक जीवन संगिनी का साथ मिला जिसने मुझे प्रेरणा दी। यानी लोग कहते हैं कि एक सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होना, मैं कहता वो पीछे नहीं, वो आगे ही रहती है। अगर वो आगे नहीं है तो आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। वो आपसे 2 कदम आगे रहेगी, आपको पीछे खींच के ले चलेगी साथ में कि आपको आगे बढ़ना है, नहीं तो वही महिला आपको पीछे खींचेगी, आगे नहीं बढ़ने देगी। भाई मैं तो यही बोलता हूँ कि जो पत्नी शब्द है और पति शब्द है ये गलत है। पति मालिक, उसका समानार्थी शब्द मालिक होता है। जी जी। और मालिक का अनुसरण करने वाली पत्नी, जबकि हम भूल गए कि वो जीवन साथी होता है। जीवन साथी होता है। जो कहा गया था आधा अंग, तो आपकी बात से वो आधा अंग वाली पुष्टि हुई। हाँ बिल्कुल। मैंने तो यानी मेरे जीवन में मेरी प्रेरणा ही वो रही है। जैसा कवि लोग लिखते हैं तो प्रेरणा होती है, उसके लिए लिखा जाता है। मेरी तो पूरी जीवन की जो यात्रा है, यानी शादी के बाद से, वो इतनी चेंज हुई है ऋषि साहब कि मैं बोलता हूँ कि परिस्थितियाँ जो है ना इंसान को वो बहुत कुछ सिखा देती हैं। अनुकूल परिस्थिति में भी या विपरीत दोनों में आपको सिखाती है वो जरूर। तो परिस्थितियाँ जो है वो जो मेरे लिए रहीं, और मेरी अर्धांगिनी ने, मेरी पत्नी ने उस चीज़ को समझा और मेरे साथ हो ली। उन्होंने मेरी परिस्थितियों को देखते हुए अपने जीवन में चेंज लाया और मैंने उनकी परिस्थितियों को देखते हुए अपने जीवन में चेंज लाया। क्या बात। तो परिवार आगे बढ़ा। मेरी परिवार की कुछ जिम्मेवारियां मुझ पे ज़्यादा ही थी और मैं अकेला व्यक्ति था जिसको अपने परिवार को लेके चलना था। और कला का क्षेत्र, जैसे आपको कहा मैंने कि ये तो इसमें एक हद तक के पहुंचना, एक नाम कमाना और फिर वो उसके साथ उतने पैसे भी कमा लेना अपनी कला से कि जिससे आप अपना घर चला सकें। तो उस दौर में ये थोड़ा मुश्किल कार्य था। नागपुर में उस तरीके का वैसा एक्सपोजर नहीं था। तो धीरे धीरे मुझे कमर्शियल एस्पेक्ट जो है अपने लाइफ का, उसको देखते हुए, भाई जीवन चलाना है तो कुछ ना कुछ अर्थोपार्जन बहुत जरूरी होता है। तो मैंने कुछ, किसी ने मुझसे डिज़ाइन कराने के लिए कहा कि आप डिज़ाइन बना दीजिए। मैं पेंटिंग तो करता था, तो डिज़ाइन बना दिया मैंने। तो वो उनको पसंद आया, तो समझ में आया कि ये भी एक चीज़ हो सकती है कि मैं इससे भी पैसा कमाया जा सकता है। तो मैंने फिर ये देखा कि जो विज्ञापन का क्षेत्र है उसमें भी कला जो है वो समाहित है। क्या बात। उसके बगैर भी, यानी विज्ञापन बल्कि कला और भाषा, ये दोनों समाहित दोनों का। तो ईश्वर की कृपा रही कि भाषा पे मुझको बहुत ज़्यादा प्रभुत्व तो नहीं था, लेकिन मैं समझता था कि एक आम आदमी को कैसे अपनी विचारों को अपन व्यक्त कर सके। तो वहाँ मैंने ये विज्ञापन के क्षेत्र में एक कदम रखा, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती गई, तो मैंने वो काम जो धीरे धीरे बढ़ाया। और मेरा काम ही था ऋषि जी जो मुझे दूसरे काम लेके आता रहा। मैंने अपने काम के नीचे कभी अपना साइन नहीं किया था पहले। तो लोगों को अच्छा लगता था, पूछते थे कि ये किसने बनाया है, तो वो काम मेरे पास अपने आप आता था। तो इस तरीके से मैंने उसको फिर जब फुल फ्लेज एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी के रूप में जब चालू किया 1975 के आसपास, तो वो मेरा मेन जो है अट्रैक्शन जो था वो कला के क्षेत्र में, वो अब थोड़ा सा शिफ्ट होके कमर्शियल आर्ट की तरफ आ गया। और मैं इसमें सक्सेसफुल रहा, कितना रहा ये मुझे पता नहीं, लेकिन इतने वर्षों तक मैं उसी को आधार बनाते हुए अपने जीवन को मैंने आगे बढ़ाया है। और मुझे के सारे पक्षों की भूमिका अच्छे से निभाते रहे। बिल्कुल। अच्छा, एक और जिज्ञासा मेरे मन में है कि जैसे ये कला के क्षेत्र में, खैर ये आपके जीवन को उपार्जन की दृष्टि से जो पक्ष है वो लोग उस पर मैं ज़्यादा नहीं गौर कर रहा हूँ। जो आपका दूसरा जो फाइन आर्ट वाला पक्ष है, जी जी, इसको लेकर के कुछ बड़े बड़े क्षेत्रों, शहरों में या स्थानों पर आपने अपने पेंटिंग्स की प्रदर्शनी लगाई होगी। कुछ अवार्ड्स आपने पाए होंगे। देखिए, जब मैं आपसे कह रहा था कि जब मैं एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग की तरफ मेरा रुझान बढ़ा, तो यहाँ मुझे पता चला कि दिल्ली में, बॉम्बे में ये सब एग्जीबिशन इस तरह की होती हैं। तो मैं पहले वहाँ गया, देखा, एग्जीबिशंस देखा, वहाँ बाकी लोगों के काम देखा, तो मुझे लगा कि यार बहुत अच्छा है ये, मुझे इस फील्ड में ही आगे बढ़ना है। तो मैंने भी उस तरीके से अपने पेंटिंग्स बनानी शुरू की और वहाँ जाके एग्जीबिशंस किए। बॉम्बे में जहांगीर आर्ट गैलरी में किया, दिल्ली में ललित कला एकेडमी की आर्ट गैलरी है वहाँ किया,
और फिर ललित कला अकेडमी से मैं जुड़ गया, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी से मैं जुड़ गया। तो उनके द्वारा जितनी भी उस समय प्रदर्शनियाँ हुआ करती थी उसमें अपनी पेंटिंग्स यहाँ से भेजा करता था, वहाँ एग्जिबिट होती थी। तो एक सेटिस्फेक्शन मिलता था कि हाँ मैंने कुछ काम किया और लोग उसको देख रहे हैं। तो जब अपनी एक कलाकृति वहाँ आर्ट गैलरी में लगी है और आप दूर खड़े देख रहे हैं कि जो बाकी लोग जब आ रहे हैं वो आपकी पेंटिंग की तरफ देखते हैं, रुकते हैं, समझते हैं और फिर आगे निकलते हैं, तो आपको एक सेटिस्फेक्शन होता है। और अन्यथा जो बाकी जो एक आम आदमी है वो 4 पेंटिंग्स अगर लगी तो 1 2 3 4 देख के बाहर निकल जाता है, लेकिन एक पेंटिंग की तरफ अगर वो रुक जाता है, ज़्यादा देर देखता है, तो समझते हैं कि इसमें कुछ विशेषता है और वो उसको आकर्षित कर रही है और उसको देख रहा है। तो मैंने वो सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन जो मुझे वहाँ जाके मिला, मेरी पेंटिंग्स जब लोगों ने देखी, सराही, तो फिर धीरे धीरे मैं उस क्षेत्र में आगे बढ़ते गया। और क्योंकि मैंने कोई डिग्री मेरे पास नहीं थी, न मैंने फाइन आर्ट की कोई डिग्री ले, न मैंने कोई सेल्फ टॉट अपना देख के जो सीखा है उसी से। वैसे मैंने नाम मात्र का मैंने ग्रेजुएशन किया एक प्रकार से कॉमर्स का, लेकिन ध्यान सारा कला के क्षेत्र में ही रहा। और मैंने ललित कला अकेडमी से जब जुड़ने के बाद वहाँ मेरे काफ़ी मैंने पेंटिंग्स वगैरह जब एग्जिबिट की, तो ललित कला अकेडमी की एक आर्ट डायरेक्टरी उस समय उन्होंने निकाली थी, उसमें मेरा भी समावेश है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। मुझे बहुत अच्छा गर्व महसूस होता है अपने आप पर कि मैंने बिना कुछ सीखे उस लेवल तक स्थान को पाया है। देखिए तो मेरी साथी चंद्रकला जी इशारा कर रहे हैं कि भाई आपसे एक आध गाने के बारे में और पूछ लें। अच्छा। तो मैं चाहूँगा कि एक और पसंद का भी गाना बताएं जो आपको अच्छा लगे और तमाम श्रोताओं को भी हम सुनाना चाहेंगे। अगर ये कला से ही रिलेटेड एक गाना हो जाए कि तस्वीर बनाता हूँ तेरी तस्वीर नहीं बनती। ये तलत महमूद साहब का बहुत पुराना गाना है, क्या बात है। तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। एक ख्वाब सा देखा है, ताबीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। दम भर के लिए मेरी दुनिया में चले आओ, दम भर के लिए मेरी दुनिया में चले आओ, तरती हुई आँखों को फिर शक्ल दिखा जाओ। मुझसे तो मेरी बिगड़ी तकदीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। इस बहुत अच्छे गीत आदरणीय हमारे तलत महबूब साहब पुराने जाने माने गायक कलाकार रहे हैं जी। आज भी उनके गीत ताज़ा हैं, सुनने में लगते हैं। इस गीत के बाद फिर से आपका स्वागत है और थोड़ा सा अब हम जानना चाहेंगे कि इस कला के क्षेत्र को लेकर कुछ भविष्य की आपकी योजनाएं हो तो बताएंगे। हाँ, मेरा क्या है, मैं उम्र के उस पड़ाव पे पहुंच गया हूँ कि मेरी जो सारी जिम्मेवारियां थी, मेरे बच्चों का एजुकेशन, उनकी शादी, ये सब चीज़ें जो है अब धीरे धीरे वो अब पूरी होने जा रही हैं। तो मुझे अब ऐसा लगता है कि अब मैंने जो मेरा विज्ञापन का क्षेत्र था जिसमें मैं अपने आप को बहुत समय दे पा रहा था, किसी कारणवश मुझे वो ऐसा लगता था कि अब मुझे ये जो था कि व्यवसाय आपको शायद कला के क्षेत्र से काफी विमुख कर रहा था। हाँ, अब उसको लेकिन इस दौर में भी मैंने आपसे कहना चाहूँगा कि जब ये मैं विज्ञापन के इसमें क्षेत्र में काफ़ी व्यस्त रहा तो भी
जब जब मौका मिला है, किसी ने कुछ मुझे असाइनमेंट दी कि मुझे कुछ पेंटिंग्स चाहिए, कोई थीम बता दी उसके हिसाब से बनाओ, तो वो भी मैं बीच बीच में करते रहा हूँ। कोई इंटीरियर डेकोरेटर आजकल जो हैं, जैसे उनकी मांग रहती है कि इस तरीके का हमें एक चित्र हमारे को यहाँ कहीं लगाना है हमारे क्लाइंट के यहाँ, वैसा कुछ बना के दो, तो वो भी करते रहा हूँ। लेकिन वो जो है एक कंटिन्यूस जो काम चाहिए, जो एक ब्रश आपके हाथ में हमेशा ही रहे और आपके विचार उसी फील्ड में चलते रहें, तो ऐसा अभी नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मेरा ध्यान जो है वो कमर्शियल आर्ट की तरफ ज़्यादा था। अर्थ उपार्जन करना बहुत जरूरी है। अर्थ उपार्जन प्लस उसमें क्या है ऋषि जी कि आपको समय निश्चित है कि आपको ये विज्ञापन कल के पेपर में छपना है, तो आपको आज चाहे कुछ भी हो, आपको वो उसको क्रिएट करना है, बनाना है और वहां तक पहुंचाना है। तो वो जो एक टाइम फ्रेम और टाइम लिमिट वाला जो काम रहता है, जीवन के जो खास खास पादाने हैं, हाँ, जो दौर होते हैं, उस सबको आप पार कर चुके हैं और आप पूरी तसल्ली के साथ में इस आर्ट में लग सकते हैं। अब मुझे ये है कि अब मेरा जो है रुझान अब इस क्षेत्र में फिर से जो है ना, जैसे बोलते हैं कि अब उसको ओवर पावर कर गया है, कि अब मुझे फिर ऐसा लगता है कि अब मुझे फिर वही क्रिएटिविटी वाला दौर, फिर से वही पेंटिंग्स कंटिन्यूस वाला जो काम है वो अब मैं करना शुरू करूं फिर से अपने क्षेत्र में। अब मुझे ऐसा लगता है कि फिर से जो मेरा बाकी जीवन जो बचा है उसको मैं फिर से पूर्ण रूप से कला पर समर्पित कर दूं। क्या बात है। देखिए, बहुत अच्छी बातचीत आपसे लग रही है, बातचीत सुनकर के बहुत अच्छा लग रहा है। लगता है और बातचीत आप करते रहें, लेकिन आकाशवाणी के समय सीमा का हमें आदर करना पड़ता है। हम परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि चिर निरंतर आपकी ऊर्जा उत्साह बनी रहे, आप कला क्षेत्र की सेवा निरंतर करते रहें और भी आपके माध्यम से आने वाली पीढ़ी को कुछ मार्गदर्शन मिले। आज समय निकालकर आप आकाशवाणी के स्टूडियो आए, हम तहे दिल से आकाशवाणी की ओर से और श्रोताओं की ओर से आभार प्रदर्शित करते हैं। तो ऋषि जी, मैं भी आकाशवाणी नागपुर केंद्र का, आपका और चंद्रकला मैडम का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया और अपने श्रोताओं से रूबरू होने का एक अवसर दिया। ये मेरे लिए मेरे जीवन की बहुत बड़ी एक उपलब्धि मुझे ऐसे महसूस हो रही है कि मैंने शायद कुछ ऐसे काम किए होंगे जिससे आप प्रभावित हुए हैं और आपने मुझे ये मौका दिया कि आपसे आके मैं दो शब्द कह सकूं। हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, कि जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। वरिष्ठ चित्रकार श्री उमेश शर्मा जी से उनके चित्रकार रूपी जीवन यात्रा से हम परिचित हुए। श्रोताओं, अब तो आप जान ही चुके होंगे कि मानव अपनी रुचि, अभिरुचि, मेहनत, लगन और परिश्रम से ही कामयाबी की सीढ़ी को लांघकर एक सफल मुकाम पा सकता है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। इसी के साथ आज का ये सप्तरंग कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम समापन के पूर्व आपको बता दें कि आज के इस कार्यक्रम का संयोजन किया था चंद्रकला नागोत्रा ने, प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर रिशु। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी इसी दिन इसी समय। तब तक के लिए चंद्रकला नागोत्रा आपसे अनुमति चाहती है। नमस्कार। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन